हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन कर रहे थे इंक्लाइंड प्लेन पे। उसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एग्जांपल नंबर कितने करवाए थे? 5 या 4 जो भी है। एग्जांपल नंबर चलो 5 लिख देता हूँ। कितने करवाए थे इसके पहले? कॉपी में देख के बताओ। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका नहीं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन पहले क्या कहा है? 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुल्ली। द ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फ्री टू स्लाइड ऑन द सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल 30। मतलब इस पे जो है एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, 2 kg का, और ये जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, स्ट्रिंग से, पुल्ली से, और यहाँ पे एक 5 किलोग्राम का मास है जो कि फ्रीली मूव कर रही है। ठीक, अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन द 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है 2 किलोग्राम इज फ्री टू स्लाइड ऑन द सरफेस इंक्लिनेशन एट एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल, वेयरएज 5 किलोग्राम ब्लॉक हैंग्स फ्रीली। जबकि 5 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो फ्रीली हैंग कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में 0.30। इसमें पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, और जो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, टेंशन फोर्स पूछा है। ठीक है, चलो देखो इसको करवाता हूँ। तो क्या है, तो इसमें नीचे की तरफ 5G का फोर्स लगेगा, mg, और यहाँ पे इस डायरेक्शन पे लगेगा 2G, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 2G cos 30, और इस डायरेक्शन में आएगा 2G sin 30। ठीक है, और ऊपर क्या लगेगा? R। अब इसमें क्योंकि बॉडी किधर मूव करेगी वो तो डिपेंड करेगा कि ये फोर्स की कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम। हमको एक्सेलरेशन पूछा है ना, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि बॉडी ऐसे मूव कर रही नीचे की तरफ, और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया तो इसका मतलब जैसे यदि हम सुनो, यदि हम एक्सेलरेशन एज्यूम कर ले कि इधर है, मतलब कि बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यदि ये की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो माने तो वो गलत, इसका मतलब बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कोई नहीं। ठीक, तो मान लेते हैं बॉडी ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसमें टेंशन T लगेगा, टेंशन T इधर की तरफ लगेगा, और यहाँ पे टेंशन T। ठीक, अब देखो तो इसका कौन सा मोशन ले। अब जब बॉडी ऐसे मूव करेगी तो जितना एक्सेलरेशन ये है उतना एक्सेलरेशन इसका भी आएगा, ये भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा ना। ठीक है, देखो तो अब इसमें जब बॉडी बॉडी इधर की तरफ मूव करेगा तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में F के लगेगा। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है, हमको दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देख लेना है। तो अगर उस वाले बॉडी का देखेंगे FBD ऑफ 5 किलोग्राम जो मास है उसका देखेंगे तो उसका नेट फोर्स देखो ऐसा है ना, 5 किलोग्राम यहाँ पे है, 5 kg, और नीचे की तरफ लग जा रहा है 5G फोर्स, और ऊपर की तरफ टेंशन, और नेट बॉडी का मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो आएगा 5G - T इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A। ठीक, G की वैल्यू हम 10 रख देते हैं सीधा सीधा, लेकिन अभी A भी नहीं पता, टेंशन भी नहीं पता, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब FBD ऑफ 2 किलोग्राम देखते हैं, FBD ऑफ 2 kg, तो ये कैसे आएगा? इसका देखो बॉडी का मोशन कैसे है, इधर है टेंशन T, और इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 2G sin 30, दूसरा लग रहा है Fk। ठीक, और नेट बॉडी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, हाँ, तो T में इसको माइनस कर दो, 2G sin 30 और माइनस Fk इज इक्वल टू 2A। अरे माइनस करेंगे तो दोनों प्लस हुआ है ना। अब देखो Fk की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से Fk की वैल्यू यदि निकालें तो Fk इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू के R, और R इज इक्वल टू mg के बाद ये आ जाएगा 2G cos थीटा, मतलब म्यू के इंटू 2G cos 30। बात समझ में? ये Fk की वैल्यू आ गई। Fk की वैल्यू यहाँ पुट कर दो
जो आएगा टी और ए में, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, टी और ए में इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो चलो टी माइनस टू, जी की वैल्यू 10 रख देते हैं, साइन 30 1/2 रख देते हैं, माइनस एफ के क्या है 2 म्यू जी कॉस 30 और इज इक्वल टू 2a। तो ये 2 से 2 कैंसिल, टी माइनस 10, 2 म्यू की वैल्यू 0.3 दे रखा है, जी की वैल्यू 10 रख दो, cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, देखो हाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर देंगे, क्यों यहाँ प्लस टी है यहाँ माइनस टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको और सॉल्व करो, देखो कितना है टी माइनस 10, ये आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 3 2 जा 6, क्या 2 2 कैंसिल कर दो, 3 बचेगा, 3√3 और इज इक्वल टू 2a। ये सेकंड इक्वेशन मान ले, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, क्या करो फर्स्ट प्लस सेकंड, यहाँ 5g माइनस टी है, यहाँ t प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू जी की वैल्यू 10 रख दे रहा हूँ, और यहाँ क्या बचा -10 माइनस 3√3, और इस तरफ क्या है 5 है और ये 7 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 10 5 या 50 माइनस 7 है, 50 में 10 घटाओगे 40 माइनस 3√3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 3√3/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके ज़्यादा इसका क्या करोगे, बहुत हो गया, √3 की वैल्यू रख दो 1.7, तब सॉल्व करो तो आएगा। ठीक, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लोगे, छोड़ दे, ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो, टी की वैल्यू निकाल दो, नहीं रख निकाल दे, हटा रहे हैं उसको। सर जी 5a को उधर करके t इधर कर देंगे, आ जाएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, टी इधर ले लो, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 5g माइनस 5a, 5 कॉमन कर लो, g की वैल्यू 10 रख दो, और a की वैल्यू क्या है 40 माइनस 3√3/7। ठीक, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 10 जा 70 और माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस 3/7, तो ये आ जाएगा 5/7 30 प्लस 3√3, √3 की वैल्यू रख दो, इतना न्यूटन आ जाएगा आंसर, और क्या हो गया। ठीक है, हो गया। चलो देखो, अब देखेंगे, हटा रहे हैं इसको, देखो अब ये इसमें फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, मतलब कि फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में क्या जरूरी है इसकी, और फ्रिक्शन इविल मतलब कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन के। ठीक, तो एडवांटेज क्या है, ये जैसे फैन मूव कर रहा है, तो फैन मूव कर रहा है तो इसका जो सॉकेट है जिसके क्रॉस ये मूव कर रहा है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा, और उसके बाद हम खुद चलते हैं अर्थ पे, तो हम ड्यू टू फ्रिक्शन हमारा चलना पॉसिबल हो पाता है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक, दूसरा ये केवल हेडिंग बना के केवल लिख दे रहा हूँ, ठीक, तो लिखिए भी नहीं, सब रीडिंग वाला पार्ट है। हाँ, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी कहाँ पे, वॉकिंग, बता दीजिए बस। हाँ वॉकिंग, हम लोग वॉकिंग करते हैं, ये वॉकिंग में जरूरी थे, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के चलना पॉसिबल नहीं होगा। और टायर में, टायर जो होते हैं व्हीकल्स के, वो रफ बनाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि रफ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा वो अर्थ पे, और ज़्यादा चलने में मदद करेगा, तो टायर्स में यूज किया जाता है, टायर्स में। तीसरा और क्या कर सकते हो, और कहाँ देख सकते हो फ्रिक्शन, उसके बाद कहीं पर ये क्या बोलते हैं, ब्रेक साइकिल में ब्रेक लगाना ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर साइकिल में जो ब्रेक है और उसके रिम के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो वो रुकेगा नहीं, तो ब्रेक अप्लाई करने में फ्रिक्शन का जो जरूरी होता है ब्रेक्स में, तो इस तरह के इसके जरूरत है, आप पढ़ सकते हो, बुक में दिया है। अच्छा, इविल कैसे है, फ्रिक्शन इज इविल, फ्रिक्शन इज इविल, तो नेसेसरी तो है, जरूरी है फ्रिक्शन हमारे लाइफ में। इविल कैसे है, इविल का मतलब वियर और टीयर,
जब हम चलते हैं तो हमारा जूता या चप्पल शूज फट या जाता है। चप्पल घिस जाता है ना, तो वियर एंड टीयर, कच्चा फट जाता है। वियर एंड टीयर। ठीक। दूसरा, अब जैसे ये फैन जिसके क्रॉस चल रहा है उसमें भी तो घिसावट आ रही है ना, तो धीरे धीरे वो भी, और इसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, तो एनर्जी वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है इसमें, एनर्जी वेस्टेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, हाँ। टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए एनर्जी का वेस्ट होता है। और उसके बाद और कहाँ देख सकते हैं इसका रिवील, और कहाँ देखने को मिलता है, और कहाँ देखने को मिलता है? और रॉकेट में। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा वो समझ लो, जैसे बॉडी अगर मूव कर रही है उसमें अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वो रोकता है, अपोज करता है बॉडी को, ये सब इविल है। दूसरा, हाँ, सब पीछे खींच दूसरा है कि मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे चेंज कर सकते हो, तो ये ऐसे बता दे रहा हूँ, बाय पॉलिशिंग, उसको पॉलिश करके, पॉलिशिंग का मतलब कि आप फ्रिक्शन फोर्स कैसे कम करते हो, उसको चिकनाहट ला दो तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग जो आयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, वो साइकिल के रिम में या साइकिल के मेरे का, हाँ, चैन में लगाते हैं ना, तो लुब्रिकेटिंग। दूसरा स्टीम लाइनिंग, स्टीम लाइन नाव बनाते हैं या जहाज बनाते हैं, शिप बनाते हैं बड़े बड़े, तो वो स्टीम लाइन मोशन क्यों किया जाता है, स्टीम लाइन शेप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन को कम किया जा सके। दूसरा बॉल एंड बियरिंग, जो साइकिल में बॉल भी बियरिंग या जिसके क्रॉस ये मूव कर रहा है, छोटे छोटे बॉल्स लगे हैं बियरिंग, और वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है। ठीक। तो ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, हम चलते हैं आगे। एक हेडिंग वो है पुलिंग इज लॉन, मतलब कि कोई लॉन है उसको पुल करना, एंड पुल इजियर देन इट टू पुश, मतलब कोई लॉन है, लॉन जानते हो ना, टेनिस, क्या? टेनिस का कोर्ट। नहीं नहीं, मैं बताऊँ, अरे जिससे फील्ड को एकदम प्लेन बनाते हैं, बड़ा सा रोलर रहता है ना, रोलर, पुलिंग ए लॉन रोलर इट इजियर देन टू पुश इट, बता रहे हैं, पुलिंग अ लॉन रोलर, लॉन रोलर इज इजियर टू पुश इट। इसका मतलब समझे कि जो ऐसे नहीं रहते हैं ना लॉन रोलर, इस तरीके से ऐसे, तो ये कह रहा है कि इस लॉन रोलर को आप पुश करो या पुल करो, इसमें कौन ज्यादा इजी रहेगा। ये कह रहा है कि लॉन रोलर को अगर पुल करते हो, खींचते हो, तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा देन टू पुश इट, मतलब कि खींचने में कम फोर्स लगता है और पुश करने में इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है। ठीक। पुश करने में ज्यादा फोर्स इसमें अप्लाई होता है। ठीक। चलो दिखाते हैं कैसे। दोनों उसी में रहता है। हाँ रहता है, लेकिन खींचना ज्यादा, इसीलिए लॉन में देखते होगे ना, पुश तो कम करते हैं, ऐसे बना रहता है, और यहाँ पकड़ के लोग खींचते हैं इसको, और पुश नहीं करना, पुश करने में ज्यादा फोर्स लगता है। दिखा रहे हैं क्यों, उसको प्रूफ दिखा रहे हैं कैसे। ठीक। देखो, तो सबसे पहले जैसे ये बड़ा सा, ये उसका लॉन रोलर है। अब इसको हम सबसे पहले पुश करने वाला देखते हैं, क्या पुश करना या टू पुश। रोलर, अब रोलर ऐसे है, इस पे चलेगा, इसको पुश करेंगे तो ऐसे पुश करेंगे, हाँ। ऐसे, तो ये मान लेते हैं इस पे फोर्स ऐसे लगा, एफ फोर्स, किसी एंगल पे लगेगा, किसी एंगल पे लगेगा, तो ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया। ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, ये नीचे की तरफ होगा ना। इसका मतलब अब देखो, क्योंकि इसका वेट है, कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट नीचे की तरफ काम करेगा, और वेट है तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें कि यहाँ पे देखो नेट फोर्स जो लग रहा है, अब बॉडी आगे जाएगी, नेट फोर्स जो लग रहा है ऊपर की तरफ केवल आर लग रहा है, और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, मतलब ये एफ साइन थीटा का ही डायरेक्शन है ना, एफ साइन थीटा, नहीं तो इसको और नीचे तक कर देते हैं, ये
एफ साइन थीटा ये लग रहा है। इसका मतलब नीचे की तरफ एफ साइन थीटा प्लस डब्लू लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर लग रहा है। अच्छा, जब रोलर ऐसे मूव करेगा आगे की तरफ, रोलर जाएगा तो क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, एफ के लगेगा कि नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के आर, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। जितना कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उतना इजी होगा ना हमारे लिए। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा इतना उतना हार्ड होगा। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के आर। अच्छा ये बताओ, आर जो नेट है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को। तो आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, एफ साइन थीटा और प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं ना, एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू आर की, क्योंकि आर नेट फोर्स ऊपर आर है और नीचे दो फोर्स हैं, एक तो इसका वेट, एक तो एफ साइन थीटा। तो ये आ गया, तो आर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के, ये आ गया एफ साइन थीटा और प्लस डब्ल्यू। बात समझ में आया। तो ये आ गया फोर्स फर्स्ट, ये आ गया, इसमें फ्रिक्शन फोर्स एफ के लग रहा है इतना। अब चलते हैं पुल वाला केस देखते हैं, पुल करेंगे तो क्या काम करेगा। ठीक, इसको हटाएं, इसको फिगर हमको हटाना पड़ेगा, हटा रहे हैं, देखे कि नहीं, देखो देख नहीं रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब देखो, तो जब इसको पुल करने की कंडीशन आएगी, ये तो आर लगेगा ही। अब जब पुल करेंगे देखो, अब इसी फिगर में टू पुल वाला बना देता हूं, जब पुल करेंगे तब टू पुल द रोलर। अब पुल करेंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है, ऐसे फोर्स लगेगा कि ऐसे करके खींचेंगे ना, हॉरिजॉन्टली थोड़ी ना ऐसे लगा के। बताओ, ऐसे जब रहता है पुली तो इसको ऐसे करके खींचते हैं ना, हॉरिजॉन्टल। अब ये भी कुछ ना कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर हो रहा है एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, जब बॉडी उधर जाएगी तो इधर एफ के लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, आर और एफ साइन थीटा, नीचे ये, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। बोलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ के, इसको एफ के डैश मान लेता हूँ, जो पुल करने में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और यहीं पे हमको कंपेयर करना है ना, और इसको आर डैश मान ले रहे हैं। चलो ये इस केस में आर डैश मान ले रहे हैं, पुल वाले केस में। तो यहाँ पे आर डैश, तो एफ के डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के और आर डैश। तो म्यू के आर डैश की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ के डैश। अब बताओ कौन फ्रिक्शन बड़ा है, ये एफ के की एफ के डैश। यहाँ पे दो क्वांटिटी ऐड हुई है, यहाँ पे दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुई हैं, तो ऐड वाला बड़ा होगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सर इसमें तो घटा है, इसमें तो घटा है तो फ्रिक्शन फोर्स कम, और फ्रिक्शन फोर्स कम मतलब अपोजिंग फोर्स कम लग रहा है, तो हमको इजी कौन होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, ज्यादा इजी लगेगा ना। तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पता चल रहा है कि एफ के जो है ज्यादा है एफ के डैश से। जब एफ के डैश मतलब फ्रिक्शन पुलिंग वाले में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स इसमें कम लग रहा है, इसका मतलब इजी कौन होगा, खींचना कि पुश करना, खींचना, सिंपल सी बात। सो therefore pulling is easier than pushing, सीधा लिख दे रहा हूँ, pulling is easier than pushing। हो गया, ठीक है, लिखोगे, नहीं सर, ठीक है समझ। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स। सेंटीपिटल फोर्स,
सेंटीपिटल फोर्स, पहले समझ लो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें बॉडी के ऊपर, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो बॉडी पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स, सिंपल लैंग्वेज में। अगर रेडियस आर है, बॉडी विद वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं तो इस पे एक रेडियस के अलोंग एक फोर्स लगता है। कहीं भी बॉडी हो, यहाँ है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स इधर ही रहेगा। यहाँ पे है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स इधर ही लगेगा, रेडियस के अलोंग ही। इसी फोर्स को ही क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। तो बस डेफिनेशन क्या होगा? अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, a force is required to move a body in circular motion with uniform speed बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, with uniform speed is called centripetal force. Centripetal force. और ये क्या होता है? It is always directed towards the center and along the radius vector. It is always directed towards the center, and along the रेडियस वेक्टर। किसके अलॉन्ग होगा? रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होगा, हमेशा रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की तरफ होगा इसका फोर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हो? जैसे आप किसी रस्सी में कोई पत्थर स्टोन बांध के ऐसे जब घुमाते हो तेजी से, तो उस रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वो एक सेंटीपिटल फोर्स का ही काम करता है। जैसे ये रस्सी है और रस्सी में कोई पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहे हो, इसमें टेंशन फोर्स लगेगा नहीं इधर। तो ये टेंशन फोर्स रस्सी में जो लग रहा है रस्सी में, वो टेंशन फोर्स किसका काम करेगा? सेंटीपिटल फोर्स का। टेंशन फोर्स ही क्या करेगा? सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। बाकी और अर्थ जो है सन के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करता है, वहां पे कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर ऐसे सन है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो क्या काम करेगा? सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, सेंटीपिटल का काम, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर अर्थ घूम रही है, वो वाला घूमने के कारण नहीं काम करता। क्या घूमने के कारण नहीं काम करता? घूमने का, इन दोनों के बीच में सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल का काम कर रहा है। ठीक, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंटीपिटल का काम वहां पे कर रहा है। ठीक, तो सेंटीमीटर कोई भी फोर्स हो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंटीमीटर बोला जाता है। ठीक, हटना है। अच्छा, अब फोर्स लग रहा है, अगर कोई बॉडी का मास है तो एक्सेलरेशन भी होगा। इसमें जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी उसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल लिख सकते हो आप, रो या को इलेक्ट्रॉन मूविंग, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऐसे लिख सकते हो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ ऑर्बिटल, या वो क्या बोलते हैं, रोटेशन, और कौन सा मोशन? हाँ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये सारे एग्जांपल है, जहां भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पे लगेगा। ठीक, रस्सी में टेंशन, फैन मूव कर रहा है। अच्छा, और देखो,
ये तो हो गया। और द एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग along circular path is called centripetal acceleration। centripetal acceleration, or it is given by A is equal to V square by R। A is equal to V square by R। इसका प्रूफ हमको लगता है अगले वाले चैप्टर में, यहाँ प्रूफ नहीं है अभी, ठीक। A is equal to V square by R, हाँ, where V लीनियर वेलोसिटी है, R रेडियस है। बस समझ में आ? V अगर वेलोसिटी है बॉडी का, R रेडियस है, तो एक्सेलरेशन ये है। अगर एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप निकाल सकते हो। F इज इक्वल टू क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो एम ए क्या है? वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंटीमीटर फोर्स आ गया। अच्छा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी अभी नहीं पढ़े हो, आगे है, लेकिन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का दिए थे। इसी का हाफ कर देंगे काइनेटिक एनर्जी। अरे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, आर का मतलब काइनेटिक एनर्जी में। अब देखो, यदि ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी हो, क्या? इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो, आर रेडियस है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक। r मल्टीप्लाइड बाई ये फॉर्मूला होता है। v इज इक्वल टू, जब एंगुलर वेलोसिटी पता हो और लीनियर वेलोसिटी हो गाड़ी का, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा? m v यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। v लीनियर वेलोसिटी है, इसका लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा रखोगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, f इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसी के बराबर आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया क्या? सेंटीपिटल फोर्स। कब? जब मास पता हो बॉडी का, रेडियस पता हो जिस सर्किल में वो मूव कर रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी पता हो, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? सेंटीपिटल फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या बचा इसमें? ठीक है, एग्जाम्पल हम दे ही दिए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हुआ, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मोशन ऑफ द अर्थ हुआ, ये सब बता ही दिए। क्वेश्चन करवा दे एक दो। उसके बाद सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन द लेबर रोड दिया। चलो एक क्वेश्चन कर लो पहले। ये सब टॉपिक है, हाँ आखिरी है। हाँ, उसके बाद वो आखिरी टॉपिक है। वो भी यही आती है। हाँ नहीं, वो मोशन ऑफ द कार लेबर रोड पे, कार का टर्निंग पॉइंट, साइकिल का बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, ये, और कार का जब मोशन करेगा, ये सब अभी देखना है। अच्छा, यही और दो टॉपिक बचे हैं बस, साइकिल का बेंडिंग ऑफ साइकिल और कार का। चलो देखो, एक क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा है। हाँ, a ball of mass 0.1 kilogram is suspended by a string of 30 centimeter long, keeping the string away, always taut, मतलब कि सीधा। The ball describes a horizontal circle of radius 15 centimeter. Calculate the angular velocity, angular speed बतानी है। चलो देख लो एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें एग्जाम्पल नंबर 71 है ऐसा रोड में, ठीक। इसमें ये कह रहा है कि एक बॉल एक रस्सी से सस्पेंड है, एक बॉल है, एक रस्सी से सस्पेंड है, और इस रस्सी को एकदम टाइट बनाए रखने के लिए ये जो बॉल है सर्कुलर मोशन कर रही है। कैसे? सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसे, ठीक। तो रुको, फिगर हम बनाते रहे। ठीक, ये ऐसे है, यहाँ से लगी हुई है, ये लगी हुई है, और इधर ये, इस तरह से ऐसे वो मोशन कर रही है बॉडी, ठीक। बॉल है इसमें जो वो मोशन कर रही है इस तरह के।
अब इसमें इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर, जो रस्सी की लेंथ दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद जो बॉल का मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम, बॉल का मास दिया है 0.1 किलोग्राम, और लेंथ ऑफ रस्सी का मतलब कि वो दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, एल 30 सेंटीमीटर। और जो रेडियस दे रखा है, जिस सर्किल के रेडियस में ये मूव कर रहा है, कीपिंग द स्ट्रिंग ऑलवेज टॉट द बॉल डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस दे रखा है ये ओ मान लें, ये ए से लगा हुआ, तो ये रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, ओमेगा पूछा है। क्या पूछा है? ओमेगा। चलो देखो इसको बताते हैं। अब देखो जब रस्सी यहाँ पे है तो इसमें टेंशन फोर्स किधर की तरफ लगेगा? बॉल इधर है ना, हाँ। तो इसका मतलब इसमें mg मास है तो mg नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। इस mg को हम अगर रिजॉल्व करें, इस mg को अगर रिजॉल्व करें तो ये बताओ, ये टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा तो इसके अलोंग, रुको नहीं, हाँ ठीक है, ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ये थीटा, अगर ये थीटा मान ले तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और उसी के अलावा करस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा हो जाएगा ना। देखो इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा। क्या लगेगा? mg cos थीटा। अरे इसको रिजॉल्व कर दिया एंगल के डायरेक्शन में। ये वाला रिजॉल्व वो वाला है नहीं, तो ये टी तो इधर लग ही रहा है, चाहे उसको रिजॉल्व करो चाहे इसको रिजॉल्व करो, कोई फर्क नहीं नहीं। कह रहा जो टेंशन टी आया है mg cos थीटा को टेंशन टी नहीं लाया हूँ, उसको आगे लाइन बढ़ाया हूँ। हाँ लाइन बढ़ाए हैं mg cos थीटा को ही तो रिजॉल्व किए हैं। ये mg है, इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया हूँ। सर नहीं, एंगल तो वो बनाया है ना जो बीच में आया है कौन? ये। हाँ ये बनाया है, तो हम इसको ये थीटा इसके साथ इसको इसके अलोंग नहीं लिख सकते, हाँ, mg cos थीटा। ये mg cos थीटा होगा ना, कौन mg cos थीटा होगा? जो नीचे परपेंडिकुलर ये हाँ। बॉल पे नीचे डायरेक्टली लगता है कि किसी एंगल के अलोंग। अब कोई बॉडी ऐसे लटकी है, इस पे फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा कि तो इधर लगेगा? बताओ, बॉडी ये बॉल है, बॉल ऐसे है तो नीचे की तरफ जस्ट फोर्स लगेगा ना। ठीक। अच्छा दूसरा रिजॉल्व किधर करेंगे? परपेंडिकुलर इधर, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin थीटा आएगा ना। अब देखो दो फोर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें? अब कौन सा फोर्स दिख रहा है? देखो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है टेंशन को, तो टेंशन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है। और देखो अच्छा यहाँ सेंटीमीटर फोर्स का काम कौन कंपोनेंट कर रहा है? सेंटीमीटर फोर्स। देखो सेंटीमीटर फोर्स का काम ये कर रहा है कि ये सेंटर की तरफ लग रहा है ना, तो ये mg sin थीटा क्या काम कर रहा है? सेंटीमीटर फोर्स। तो ये आ गया F इज इक्वल टू mg sin थीटा, और यही क्या है? सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स। और सेंटीमीटर फोर्स का अभी अभी फार्मूला देखे, क्या था? mr ओमेगा स्क्वायर। क्या? mr ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा। हमको ओमेगा पूछा है, मास भी दिया है, रेडियस भी दिया है, केवल sin थीटा निकालने की जरूरत है। इधर देखो sin थीटा क्या आ जाएगा, यहीं से निकाल लो। देखो ये 30 है, ये 15 है, और sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13 15/13, ये आ जाएगा 1/2, सीधा 1/2 या 30 डिग्री। cos थीटा भी निकल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जब 30 डिग्री पता चल गया यहाँ थीटा 30 है, तो cos इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, केवल 30 रख दो। cos थीटा इज इक्वल टू cos 30, और cos 30 वैल्यू √3/2, दोनों वैल्यू रख दो, दोनों निकल जाएगा। टेंशन भी पूछा था, टेंशन पूछा था ना? नहीं पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी पूछा था, केवल कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, बस केवल एंगुलर स्पीड पूछा था। तो हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। तो एंगुलर स्पीड क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m से m कैंसिल g sin थीटा बाई r,
जी की वैल्यू क्या है 10 मान लूँ, साइन थीटा साइन 1/2, आर की वैल्यू कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻⁻2 कर दो, ठीक है। तो 2 5 जा और 5 3 जा 15, ये आ गया 10 100 आ जाएगा ऊपर और 300/3, तो ओमेगा आ गया 10/√3 और इसका रेशनलाइज कर दो 10/√3, ये आ जाएगा आंसर। इतना क्या आएगा, इसका क्या होता है एंगुलर स्पीड का वो सर वहाँ पे हाँ। ये साइन के बाद 10 इंटू 1/2√3, हाँ तो ये बराबर में कि इंटू में? 10/√3 इंटू √3 है। जी साइन थीटा बाई आर है, हाँ उसके इधर बराबर में है। ये बाय इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसमें क्या बचा 10/3 इंटू √3, इसका यूनिट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी बताओ, 10/3 इंटू यूनिट क्या होगा बोलो, पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है और यही पूछा था इसमें, ठीक है। आगे क्या है, सर इसमें कॉस की जरूरत कहाँ पड़ी जो आप कॉस निकाले? नहीं हम सोचे टेंशन भी पूछा है ना, अगर टेंशन पूछता तो, टेंशन नहीं पूछा रस्सी में, केवल एंगुलर स्पीड, हम सोचे कि टेंशन भी पूछा इसलिए दोनों निकाल दिया। टेंशन पूछता तो कुछ नहीं करना था, एम की वैल्यू दे रखी, जी की वैल्यू cos थीटा यहाँ से रख दो। हमने सोचा टेंशन पूछ सकता है कि रस्सी में कितना टेंशन होगा, क्योंकि हमेशा इसको सीधा करके रखा है ना, लेकिन यहाँ पे केवल एंगुलर स्पीड पूछा था तो उससे क्या हुआ, हो गया। एक क्वेश्चन इसमें काफी है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का था ही लगवा दिया। ठीक है देखो, तो आप देखेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। तो मान लेते हैं कार एक लेवल रोड पे टर्निंग ले रहा है, टर्निंग मतलब किसी रोड से टर्न कर रहा है और जिसका रेडियस, जिसके अलोंग वो मूव कर रहा है उसका रेडियस आर दिया हुआ, कितना आर का मतलब कि यहाँ रोड से इसका सेंटर से लेंगे, ठीक, ये रेडियस आर में, और कार का जो मास दिया वो एम दिया हुआ, मास ऑफ कार। अच्छा अब जब ये टर्न करेगी, ये कार विद स्पीड v से आ रहा है, टर्न करेगा तो होगा क्या, हम बोले थे कि एक्शन रिएक्शन वो वाला फोर्स जी, ड्यू टू इनर्जिया के कारण, इनर्जिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, कि जब कार ऐसे सीधे आ रही है और एकाएक टर्न करेगी तो उसका जो उस पे जो पहली बात तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि जब हम टर्न इस डायरेक्शन में करते हैं तो हम पे फोर्स बाहर की तरफ लगता है कि नहीं। इसका मतलब टायर पे भी जब ये टर्न करेगा तो ये टायर इधर जाना चाहेगा, मतलब कि लीव करके आप हो सकता है, लेकिन नहीं करता, क्यों, क्योंकि इस पे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ लगता है, क्योंकि जब बॉडी कार इधर जाना चाहेगी या कार का टायर पे फोर्स इधर लगेगा तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा कि नहीं। तो मान लेते हैं इस वाले टायर पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 लगा और इस वाले टायर पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 लगा। अच्छा तो इस टायर के कारण रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा ऊपर की तरफ टायर के कारण, और इस टायर के कारण रिएक्शन फोर्स R2 है, ठीक है R2। तो नेट फोर्स जो लगेगा, अब देखो इस पूरे कार का मास mg, नेट फोर्स नीचे की तरफ mg काम करेगा, इसका मतलब ऊपर जो नेट फोर्स है R1 प्लस R2 उसको बैलेंस कौन करेगा, नीचे का mg फोर्स। बात समझ में आया। अच्छा टायर और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मान लेते हैं म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, तो ये F1 कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू म्यू R1, ठीक, और F2 इज इक्वल टू म्यू R2, ये आ जाएगा। अब देखो तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू म्यू R लिख सकते हैं, और म्यू R क्या है, नेट R1 प्लस R2 लिखेंगे हम, नेट R1 प्लस R2, और R1 और R2 क्या है, R1 और R2 क्या है mg, अभी लिखे तो आ जाएगा म्यू mg, क्या है म्यू mg। अब देखो ये तो आ गया नेट फोर्स, क्या आ गया नेट फोर्स, नेट फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो अब गाड़ी पलटे ना या गाड़ी बाहर ना जाए रोड छोड़ के कार, इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए,
कि ये जो इसके सेंटर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और सेंटर की तरफ और एक फोर्स कौन सा लग, ये किसका काम करेगा? सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाला सेंटीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है गाड़ी रोड पे ही रहे, इसके लिए जरूरी ये है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नेट, वो या तो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो या तो उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए? नहीं समझ में आया सर? उससे ज़्यादा क्या? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। या तो उसके बराबर या तो उससे ज़्यादा होगा। उससे कम लगा तो ये टेक ऑफ कर जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्योंकि इधर ये वाला अगर इससे कम हो गया, सेंटीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है ना, जब सेंटीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है तो जितना सेंटीपिटल फोर्स की इसको जरूरत है अगर उतना ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है तब भी ठीक है। लेकिन अगर उससे कम हुआ, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा है, तो क्या करेगा? गाड़ी टेक ऑफ कर जाएगी। इसका मतलब इसमें कंडीशन क्या है? फॉर द कार रेस्ट ऑन द रोड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स होना चाहिए ना। तो बस यही कंडीशन लिख दो, फॉर द कार कीप ऑन मूविंग on the road net friction force must be greater or equal to necessary centripetal force required। फोर्स, इसका मतलब दैट इज हम लिख सकते हैं म्यू एम जी। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा? मास ऑफ कार मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v अपॉन r, यही ना? ये मास कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई r लेस आर इक्वल म्यू जी। इसका मतलब v स्क्वायर लेस आर इक्वल म्यू आर जी। ठीक है, यहाँ से अब हम लिख सकते हैं क्या? v लेस आर इक्वल अंडर रूट में म्यू आर जी। बात समझ में आ? तो इसका मतलब जिस वेलोसिटी से कार आ रही है वो वेलोसिटी मस्ट बी लेस आर इक्वल अंडर रूट में म्यू आर जी होना चाहिए। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गया, अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या परमिसिबल है कि कार रोड पे ही रहे, कार ना पलटे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है भाई? मैक्सिमम इक्वल हो जाए, या तो इक्वल हो या तो लेस। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? इक्वल अंडर रूट। हो सकती है, लेस कैसे होगा? अरे कहाँ, ये ग्रेटर था, इसके तरफ लेस है ना, इसके तरफ लेस है तो ये लेस लगा दिया, लेस ही तो है, कहाँ से ग्रेटर हो गया? नहीं, जो वो सेंटीमीटर फोर्स है या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो। सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा कि सेंटीपिटल फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होना है। फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना। हाँ। अब पहली बात तो जब टर्न करेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। देखो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स लगते हैं एक्शन रिएक्शन। एक सेंटर की तरफ लगेगा जिसको सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर ही एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है जिसको बोलते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब इस कार पे जब कार टर्न लेगी इस पे सेंटीपिटल फोर्स जो भी अंदर की तरफ लग रहा है उसी सेंटीपिटल फोर्स के बराबर बाहर का एक सेंटीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। हाँ। तो ये समझ लो सेंटीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है और जो अंदर की तरफ नेट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो गाड़ी जो है रोड से बाहर नहीं चली जाएगी। हाँ। तो ये बात यहाँ पे, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है बाहर वाले से बराबर या बाहर वाले से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रोड पे बनी रहेगी। बात समझ में आया? ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये समझ में आया कि नहीं? ये वाली बात। इसका मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या है कार की? v अंडर रूट म्यू आर जी। इसका मतलब आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हो कार और टायर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और जहाँ टर्निंग ले रहे हो उसका रेडियस निकाल लो, जी की वैल्यू आप समझ जाओगे कितनी स्पीड से कार को ले जाएं कि हम इजिली उसको बेंड कर सकते हो उतनी ही स्पीड से। इसलिए मतलब इसकी वैल्यू क्या है तब नहीं होगा। अरे यार ये तो रेडियस और जी पे डिपेंड करेगा ना। वो तो कह रहा है मैक्सिमम स्पीड इतनी है अंडर रूट म्यू आर जी, या तो उससे कम स्पीड पे। अब देखते हो रोड पे जो लोग ले जाते हैं
क्या किसी को थोड़ी ना ये साइंस नहीं लगा था कोई कि कितना स्पीड से ले जाएं कि हम बचे रहेंगे, या उसका रेडियस क्या है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये सब नहीं पता है। लेकिन जब भी टर्निंग आता है तो लोग अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हैं। स्लो का मतलब जो भी उनकी स्पीड रहती है उससे कम कर लेते हैं, समझे, अमूमन। और कभी कभी होता है हादसा हो जाता है, उसी स्पीड से लेके चले जाते हैं, और उस स्पीड से लेके चले जाते हैं, जब सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो पलट जाते हैं लेके बाहर की तरफ, खिसक जाए, स्किड कर जाएगी। ठीक, समझ में आए। मैक्सिमम ये स्पीड होनी चाहिए कि वो गाड़ी रोड पे ही बनी रहे, बस हो गया यही है। अब है बेंडिंग रोड पे। देखो, अब देखेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ पे टर्निंग हो रहा है रोड पे, तो रोड पे जैसे ये टर्निंग हो रहा है, यहाँ पे ये टर्निंग हो रहा है, तो इसका ये इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है। तो इनर पार्ट से आउटर पार्ट को उठाने का जो प्रोसेस होता है उसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे टर्निंग हो रहा है ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा ऐसे उठा देंगे, और जिस एंगल पे उठाएंगे उसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे, और जो उठाने का प्रोसेस है उसको बैंक ऑफ ये बैंकिंग ऑफ कर्व रोड बोलेंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा लिख दो, इसमें क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड, कर्व रोड, ऐसे लिख दो, कर्व रोड, क्योंकि कर्व जहां बनेगा वहीं पे जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं। ठीक, तो ये क्या है, a system of raising outer part of a curve road a system of raising outer part of a curve road than inner from its inner, या than inner क्या लिखूं, a system of raising outer part of a curve road, सीधा इतना लिख दो, ये आउटर पार्ट ऑफ कर्व रोड को उठाने का जो प्रोसेस, जैसे यहाँ पे कर्व हो रहा है तो इतना पार्ट उठाने का जो प्रोसेस है इसी को बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। a system of raising outer part of a curve road than its inner part is called banking of road, is called banking of road। ठीक, angle through which the outer part is raised is called banking angle। तो एंगल लिख दो इसी में, एंगल through which it is raised मतलब उसका आउटर पार्ट रेस्ट is called banking angle, ठीक है, हो गया। डेफिनेशन लिख लो बस, अब आराम से लिखो इतना तो। अब देखो इस कार का मास है m, कार का मास क्या है, पहले कुछ लिख लो, इसको हटा दे, केवल इसमें इतना इधर डेफिनेशन वो बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। देखो कार का मास है m, मास ऑफ कार, ठीक, तो मास ऑफ कार है तो इधर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लगेगा, और इस पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना, ऐसे। अब ये मान लेते हैं ये वर्टिकल से कुछ एंगल बनाया है, ये नॉर्मल जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया है, ऐसे कितना थीटा एंगल, हम हॉरिजॉन्टल से भी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मान लेते हैं वर्टिकल से थीटा एंगल पे आर बनाया है, रिएक्शन फोर्स जो है, क्योंकि ये बेंट है ना तो रिएक्शन ये इस पे फोर्स ऐसे लगाएगी, तो इसका मतलब ये भी नॉर्मल फोर्स उस पे इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, समझे। अब देखो इसको जब रिजॉल्व, अब ये थीटा है तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो किधर जाएगा, ये थीटा है तो इसको देखो, इसको हम ऐसे, इसको जब रिजॉल्व करेंगे ऐसे तो ये थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो अच्छा रुको, हाँ ठीक है, ये थीटा, तो ये थीटा कैसे होगा पता चला,
देखो ये थीटा कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ, पहले रुक जाओ, अभी देखो इसको यहाँ तक खींचेंगे, ये 90 ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब समझ में आया? अब इसको रिजॉल्व करो, तो एम जी को रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या मिलेगा, एम जी कॉस थीटा, अरे क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर मिलेगा एम जी कॉस थीटा, और इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो आएगा एम जी साइन थीटा। बोलो एम जी साइन थीटा आया। अब देखो जब बॉडी अच्छा आर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, आर इक्वल टू आर को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा आर कॉस थीटा, क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा, और इसको जब इधर रिजॉल्व करेंगे तो मिलेगा आर साइन थीटा, क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। उसके लॉन्ग है ये भी, ये लेकिन इन दोनों के एंगल में ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसका सही है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, ध्यान रखना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी ऐसे, और ये भी ऐसे होगा, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ से वो निकला है नहीं तो ऐसे बनेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। अब देखो जब बॉडी जब कार यहाँ से बेंड करेगी, ऐसे बेंड करेगी, मुड़ेगी, तो इस पे इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, आर साइन थीटा और एम जी कॉस एम जी साइन थीटा। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन क्योंकि इधर मुड़ रही, ये दोनों फोर्स इधर अंदर की तरफ लग रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगना चाहिए, हाँ इधर लगेगा ना फ्रिक्शन फोर्स, ये लगेगा। तो हम नेट फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं R1 R2 मानने का कोई वो नहीं है, हम नेट फ्रिक्शन फोर्स एफ के मान ले रहे हैं, नेट फ्रिक्शन फोर्स एफ के मान ले रहे हैं। चलो देखो इस एम जी को रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एम जी के डायरेक्शन में आर कॉस थीटा हमको मिला है ना, तो या तो आर को ही रिजॉल्व करो या तो एम जी को, या तो आर को ही रिजॉल्व करो या तो एम जी को ही, ठीक, तो दोनों में से किसी एक को रिजॉल्व करो, हम एम जी को ऐसे रहने देते हैं। लेकिन अब देखो जब गाड़ी बेंड करेगी ऐसे तो बाहर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बाहर नहीं अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि बाहर की तरफ उस पर फोर्स लगेगा इनर्शिया के कारण, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब गाड़ी ऐसे बेंड करेगी तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, फोर्स उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टर्निंग के कारण आएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, वो बाहर की तरफ, इसका मतलब टायर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स भी किसी एंगल पे है, अगर इसका हॉरिजॉन्टल देखें फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स देखो ऐसे है, इसको रिजॉल्व ऐसे करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है F, और ये एंगल कितना बना रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ऐसे, और ये क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा। इसको जब फ्रिक्शन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इधर मिलेगा F cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट मिलेगा F sin थीटा, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट, क्योंकि इसका नेट इधर आ रहा है, तो एक मिलेगा इधर F cos थीटा और इस डायरेक्शन में मिलेगा F sin थीटा। अब देखो क्या काम करेंगे, अब ऊपर देखो, ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, R cos थीटा, और नीचे mg और ये, तो R mg प्लस F sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, R cos थीटा के इक्वल, क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालें। और सेंटीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, ये दोनों, F cos थीटा प्लस R sin थीटा, तो ये आ जाएगा F cos थीटा और प्लस R sin थीटा, ये किसका काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन। हमको निकालना क्या है, हमको r को एलिमिनेट करना है, हमको r को एलिमिनेट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि f भी पता है, v की वैल्यू पता करनी है ना। देखो क्या काम करो, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, इसमें नहीं रुको,
एम जी ये एफ साइन थीटा इधर लेके जाओ तब डिवाइड करो, ज़्यादा बेटर आएगा। तो एम जी फर्स्ट इक्वेशन से एम जी अगर निकालेंगे तो आएगा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और इधर क्या है एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ये है एफ कॉस थीटा माइनस प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा एम जी, या इसमें से इसको डिवाइड करो, एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू, हम इस इक्वेशन से इसको, ये क्या है सेकेंड वाला इक्वेशन है और ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर रहे हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा अपान यहाँ क्या है आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बचा वी स्क्वायर अपान आर जी, और यहाँ क्या बचा एफ कॉस थीटा और प्लस आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और आर और एफ में इसको इक्वेशन थर्ड बना लें और आर और एफ में रिलेशन बताना है। देखो ये आप क्या काम करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्या आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया वी स्क्वायर अपान आर जी, इस पूरे इक्वेशन में आर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एफ बाई आर माइनस आर नहीं प्लस है, आर से आर कैंसिल साइन बाई कॉस टैन थीटा अपान यहाँ पे आर से आर 1 आ जाएगा, आर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस एफ बाई आर टैन थीटा, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पे म्यू पुट कर दो, तो वी स्क्वायर अपान आर जी इज इक्वल टू म्यू प्लस टैन थीटा अपान 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और हमको यही निकालना था। v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जी के यहाँ मल्टीप्लाई ये आ जाएगा म्यू प्लस टैन थीटा अपान 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये आ गया क्या वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी की जरूरत होती है, वो थीटा पे डिपेंड करेगा कि कितना है। बात समझ में आया? हो गया। अब इस साइक्लिस्ट का है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, उसको कल करवाएंगे, इसको इतना कर लो उसके बाद